हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अंजनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल टेक्निकल अड्डा पे स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम है कि डीआरडीओ का एग्ज़ाम चालू होने वाला है ना। और इसमें बहुत से बच्चों ने फॉर्म भी भरा। और फॉर्म भरने के साथ में आपकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या होती है कि हमको तैयारी चालू कर देनी चाहिए, ठीक है। और साथ में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम आपके लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए। डीआरडीओ हो, चाहे मेट्रो रेल हो, चाहे आपकी सेल गैल, जो भी कंपनी में आप पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी तैयारी होना आपको बहुत ही ज़रूरी है। बिना तैयारी के आज पेपर निकालना कठिन हो गया है, ठीक है। तो आप जो जनरेटर के महत्वपूर्ण प्रश्न आप आज पढ़ने वाले, ठीक है। तो लगातार हमारे चैनल पे बने रहिए और वीडियो को देखिए, साथ में अपने दोस्तों को भी भेजिए, सबको बताइए कि यहाँ पर काफ़ी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। पहला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है, समानांतर प्रचालन में एक शंट जनरेटर से दूसरे जनरेटर पर लोड शिफ्ट करने की सबसे सरल विधि है, ठीक है। यदि मान लीजिए एक जनरेटर लगा हुआ है और ये उसके बगल में दूसरा जनरेटर है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि लोड लगा हुआ है, लैंप लगे हुए हैं। अब हम चाहते हैं इससे इसको कनेक्ट कर दिया जाए, तो सबसे अच्छी विधि क्या मानी जाएगी? पहला है उनके फील्ड रियोस्टेट की सेटिंग, ठीक है। दूसरा है इक्वलाइजर कनेक्शन का उपयोग करके। तीसरा है आर्मेचर परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। आप इसको आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उसकी फील्ड रियोस्टेट की सेटिंग को चेंज करके लोड को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि एक नंबर जनरेटर चालू है, इसको हम बंद करना चाहते हैं और दूसरे नंबर से हम सप्लाई देना चाहते हैं, तो हम फील्ड रियोस्टेट का उपयोग करके हम क्या करेंगे, लोड को शिफ्ट कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, समानांतर प्रचालन में दोनों जनरेटर्स की ध्रुवता यानी कि पोलरिटी, ठीक है, कैसी होनी चाहिए? समानांतर प्रचालन में मतलब मान लीजिए कि ये आपका एक जनरेटर है और ये हमारा दूसरा जनरेटर। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में चल रहे हैं, ठीक है। समानांतर प्रचालन में जनरेटर की पोलरिटी एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए, ठीक है, एक दूसरे के समान होनी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल आपके कट जाएंगे, यानी 50-50 हो गया है। अब एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए कि एक दूसरे के समान होने चाहिए। तो जनरेटर की पोलरिटी एक दूसरे के हमेशा क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप कुल कितने प्रश्न का सही आंसर दिया है, ठीक। अब आर्मेचर परिपथ का कौन सा भाग ईएमएफ जनरेशन में भाग लेता है, ठीक है। आर्मेचर परिपथ का कौन सा भाग यानी पार्ट पूछा है जो ईएमएफ को पैदा करने में भाग लेता है। ओवरहैंग, ये शब्द तो कहना चाहिए कि ये जो ऑप्शन है ये पूरी तरह से गलत होगा, ओवरहैंग नहीं। स्लॉट में कॉइल साइड, ठीक है। उपरोक्त में से दोनों मतलब ए और बी, तो जब ए नंबर कट गया यानी सी ऑप्शन भी कट जाएगा। कम्यूटेटर सेगमेंट आपने देखा होगा, कम्यूटेटर जो होता है आर्मेचर से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। उसके बीच में बहुत सारे सेगमेंट होते हैं और बीच में अभ्रक भर दिया जाता है ना। तो ईएमएफ जनरेशन में क्या सेगमेंट भाग लेता है कि स्लॉट में कॉइल साइड? आप बताइए। तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा स्लॉट में कॉइल साइड, ये सही आंसर है, ठीक है। बहुत बढ़िया। आर्मेचर परिपथ का कौन सा भाग ईएमएफ जनरेशन में भाग लेता है? तो स्लॉट में कॉइल साइड, मतलब इधर साइड ईएमएफ जनरेशन होता है। और जो कम्यूटेटर होता है वो मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है, यानी ये यहाँ पर जो एसी होगी उसे डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। समझ गए होंगे। अगला जो प्रश्न है कि डीसी जनरेटर को कह सकते हैं एक प्राइम मूवर। क्या डीसी जनरेटर है जो, क्या इसे हम प्राइम मूवर कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन गलत। रोटेटिंग एम्पलीफायर मतलब घूमने वाला एम्पलीफायर,
तो ये भी ऑप्शन सही है। पावर पंप, पंप तो हो ही नहीं सकता, यानी ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसी को हम डीसी जनरेटर को इनमें से कोई नहीं, ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या हैं, रॉन्ग है। ठीक। अगला प्रश्न है, एक शंट जनरेटर में नष्ट हुआ अवशिष्ट चुंबक हमें निम्न में से किस विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। देखिएगा, अवशिष्ट चुंबक यानी कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कैसे प्राप्त होता है। आप लोग देखे होंगे कि एक ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के ऊपर एक पतली पतली 3 तारें आती हैं, है ना। यदि इनको भी ब्रेक कर दिया जाए, डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, फिर भी यहाँ की वाइंडिंग में कुछ चुंबक शेष रह जाता है ना। तो इसे हम डिस्चार्ज करने के लिए हम इसको ग्राउंडेड करते हैं ना। तो यहाँ पर जो मैग्नेट है इसको बोलते हैं अवशिष्ट चुंबक, और यही अवशिष्ट चुंबक समाप्त हो गया है कहाँ पर, एक जनरेटर में। कहाँ पर, एक जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक समाप्त हो गया है। उसे हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, तो पहला ऑप्शन है शंट फील्ड को ग्राउंड से कनेक्ट कर। देखिए अभी ग्राउंड से कनेक्ट किया तो अवशिष्ट चुंबक समाप्त हो गया, मगर हमें प्राप्त नहीं हुआ, मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। शंट फील्ड को एक बैटरी से कनेक्ट कर, इससे हो सकता है। शंट फील्ड को आर्मेचर से कनेक्ट कर, ये भी ऑप्शन गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। शंट फील्ड वाइंडिंग को आप बैटरी से कनेक्ट करके उसे फिर से आप क्या कर सकते हैं, अवशिष्ट चुंबक को प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कारण से शंट जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज में कमी नहीं होती, है ना। निम्न में से क्या कारण है जिसमें टर्मिनल वोल्टेज में कमी नहीं। अब देखिए टर्मिनल वोल्टेज कहाँ प्राप्त होता है, ये हमारा जनरेटर है, यहाँ पर एक बॉक्स होता है, यहाँ पर जो हमको वोल्टेज मिलता है ना, यहाँ पे यदि हम वोल्ट मीटर लगा दें तो हमें जो वोल्टेज मिलेगा ये टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। आर्मेचर प्रतिरोध के कारण वोल्टेज में कमी नहीं होगी। आर्मेचर प्रतिघात यानी आर्मेचर रिएक्शन या प्रतिघात और आर्मेचर प्रतिक्रिया, फील्ड करंट में कमी किसकी वजह से नहीं होगी, जल्दी कमेंट करके बताएं। तो इसका जो सही आंसर होगा आर्मेचर प्रतिरोध। ठीक है, निम्न में से किस कारण से शंट जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज में कमी नहीं होती है, तो आर्मेचर प्रतिरोध की वजह से नहीं होती है। आर्मेचर प्रतिक्रिया और प्रतिघात और प्रक्रिया दोनों से वोल्टेज में कमी होगी। यदि फील्ड करंट कम है तो बिल्कुल वोल्टेज यहाँ पे कम ही मिलेगा। ठीक है, तो आर्मेचर प्रतिरोध से कोई भी कमी नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक डीसी जनरेटर में या डीसी मशीन में आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ फ्लक्स के सीधे समानुपाती तथा गति के विलोमानुपाती होता है। फ्लक्स के सीधे समानुपाती तथा गति के समानुपाती होता है। फ्लक्स तथा गति दोनों के विलोमानुपाती होता है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सोच करके इसका आंसर बताएं और लाइक और कमेंट जरूर करें। इसका जो सही आंसर होगा, ध्यान रखें, फ्लक्स के जो ये है ना ईएमएफ यानी वोल्टेज, ये फ्लक्स के समानुपाती होगा। ठीक है, फ्लक्स के क्या होगा, यदि फ्लक्स बढ़ेगा तो वोल्टेज भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और गति के समानुपाती होता है। यदि स्पीड भी इसकी क्या होगी, बढ़ेगी, तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। मतलब फ्लक्स और स्पीड दोनों के समानुपाती होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कृपया हमारे वीडियो को रोक करके ना जाएं या काट के मत जाइए, स्किप मत करिए। ठीक। अगला प्रश्न है, एक डीसी मशीन के आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा। आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा। अब देखिए प्रश्न को कैसे घुमा दिया है, इसके आगे कुछ बोला नहीं है, मगर इसके आगे हमें ऑप्शन देके समझ जाना है। मोटर तथा जनरेटर में धारा की दिशा के समान होती है। मतलब किसी भी आर्मेचर में जो ईएमएफ की दिशा होती है वो किसके समान होती, मोटर और जनरेटर के धारा के दिशा के समान होती है क्या? मोटर तथा जनरेटर में धारा की दिशा के विपरीत होती है। मोटर में धारा की दिशा के विपरीत और जनरेटर में धारा की दिशा के विपरीत होती है, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखें, जो डीसी मशीन के आर्मेचर में जो वोल्टेज पैदा होती है वो होती है मोटर में करंट के दिशा के विपरीत। ठीक है, मोटर में जो करंट होगी और कहना चाहिए आर्मेचर जो में जो ईएमएफ होगा उसके विपरीत होगा।
तथा जनरेटर में धारा के दिशा के विपरीत, और जनरेटर में करंट के भी विपरीत होगा, है ना। यानी कि इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है डीसी मशीन के संदर्भ में लैप वाइंडिंग के कई समानांतर पथ होते हैं, इस तरह के अधिक अनुकूल होते हैं। मतलब ये जो पैरेलल में पथों की संख्या अधिक होती है वो किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? वाइंडिंग कौन सी है? लैप है, ठीक। तो इसके लिए क्या हमें उच्च करंट, उच्च वोल्टेज डीसी मशीन के लिए महत्वपूर्ण है, या फिर निम्न करंट, निम्न वोल्टेज डीसी मशीन के लिए महत्वपूर्ण है, निम्न धारा उच्च वोल्टेज डीसी मशीन के लिए है, उच्च धारा निम्न वोल्टेज डीसी मशीन के लिए? आप लोगों ने इस प्रश्न को समझा नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर देने में बहुत कठिनाई जाएगी। मेन लैप वाइंडिंग पूछा है कि लैप वाइंडिंग क्यों की जाती है, बस छोटा सा प्रश्न है। तो आपके दिमाग में समझ में आ जाना चाहिए, एक लैप होती है, एक वेव होती है, ठीक है। तो लैप वाइंडिंग किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो उच्च करंट, हाई करंट, समझ रहे हैं, हाई करंट और निम्न वोल्टेज के लिए लैप वाइंडिंग होती है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब कि उच्च करंट और निम्न वोल्टेज, देखिए कहाँ पे है, उच्च करंट और निम्न डीसी मशीन के लिए महत्वपूर्ण होती है, यानी ऑप्शन डी। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल समझते हैं। यहाँ पर देखें, लैप वाइंडिंग है और वेव वाइंडिंग है। समानांतर पथों की संख्या ध्रुव की संख्या के बराबर होती है, मतलब ए बराबर पी होता है। लैप वाइंडिंग जो है उच्च करंट और कम वोल्टेज डीसी मशीन के लिए प्रयोग होती है। ये देखिए यहाँ पे जो ये चित्र बनाया गया है, ये लैप के लिए भी, ये समानांतर वाइंडिंग भी कहलाती है, यानी पैरेलल वाइंडिंग भी कहलाती है, ठीक है। अब वेव वाइंडिंग क्या होती है, ये देखिए, ये इस तरह से वेव होती है, ये सीरीज में है। समानांतर पथों की संख्या हमेशा 2 के बराबर होती है ना, ए बराबर 2। लैप वाइंडिंग में क्या होगा, वेव वाइंडिंग में क्या होगा, निम्न धारा उच्च वोल्टेज डीसी मशीन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आप याद रखें। अगला प्रश्न है, एक आदर्श डीसी जनरेटर के लिए वोल्टेज विनियमन होना चाहिए, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होना चाहिए? एक आदर्श अच्छा डीसी जनरेटर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन कैसा हो, धनात्मक, अनंत, ऋणात्मक या शून्य? तो इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो शून्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। ध्यान दें, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जनरेटर के वोल्टेज विनिमय को शून्य भार से पूर्ण भार तक वोल्टेज में परिवर्तन से पूर्ण भार और वोल्टेज के रूप में परिभाषित किया जाता है। वोल्टेज विनिमय बराबर शून्य भार वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज, ठीक है, बटे पूर्ण भार वोल्टेज, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। आदर्श रूप में डीसी जनरेटर में शून्य वोल्टेज विनिमय होना चाहिए। श्रृंखला डीसी जनरेटर के मामले में सीरीज आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है। मतलब जो सीरीज जनरेटर होता है उसमें फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों सीरीज में जुड़े होते हैं। भार करंट में अधिक होने पर किसी प्रकार की वृद्धि हो रही है तो इसका टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ जाता है ना। यदि लोड बढ़ा रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टेज भी इसका क्या बढ़ता है, सीरीज जनरेटर का, ठीक। इसमें ऋणात्मक वोल्टेज विनिमय होता है, ये सबसे कमजोर होता है। यदि किसी में मान लो ऋणात्मक वोल्टेज पैदा हो रहा है यानी वो जनरेटर बहुत ही खराब है, ठीक। मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए कि जो आदर्श जनरेटर होता है उसका वोल्टेज विनिमय कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट प्रश्न, एक डीसी जनरेटर का फ्रेम किसमें बना होता है? देखिए जनरेटर का फ्रेम किसमें बना होता है? कांसा यानी ब्रास, एल्युमिनियम, तांबा या कच्चा लोहा? देखिए ब्रास का तो कोई भी नहीं बना होगा, है ना, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो डीसी जनरेटर का फ्रेम जो है वो कच्चा लोहा का बना होता है ना, तांबे का तो बिल्कुल नहीं होता, तांबे की वायर केबल होती है। एल्युमिनियम का तो बना नहीं सकते हैं, यहाँ पर स्टील तो है नहीं, है ना, तो कच्चा लोहा इसका आंसर सही होगा। अब देखिए डीसी जनरेटर मुख्यतः 2 भाग होते हैं, एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है, ठीक है, जिसमें एक भाग होता है योक। योक डीसी मशीन का बाहरी फ्रेम होता है, बॉडी या योक के नाम से इसे जाना जाता है। यह कच्चा लोहा या कच्चा इस्पात से बना होता है। वैसे एक छोटा जनरेटर होता है, एक कितना होता है? छोटा जनरेटर होता है, और एक होता है बड़ा जनरेटर, ठीक है। छोटा जनरेटर जो है वो बना होता है कास्ट आयरन का, किसका? कास्ट आयरन का। और जो बड़ा जनरेटर होता है एनील्ड स्टील या
कास्ट स्टील का बना होता है, ये हकीकत बात। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एनील्ड स्टील या कास्ट स्टील ऑप्शन तो दिया नहीं, इसीलिए यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, कच्चा लोहा कच्चा इस्पात से बना होता है। यह केवल पूरी असेंबली को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। ये जो कास्ट आयरन है या एनील्ड स्टील है, ये यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग भी इसी पर स्थापित की जाती है। अब इसमें एक और भाग होता है ध्रुव यानी पोल और पोल शू। ध्रुव को बोल्ट या कुंडली की मदद से योक से जोड़ दिया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर पोल बने होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इनको एक बोल्ट के माध्यम से, यहाँ पर एक बोल्ट होता है उसके माध्यम से इसको कस दिया जाता है, ठीक है। वे क्षेत्र कुंडलन ले जाते हैं वो ध्रुव पोल शू कहलाते हैं। पोल शू मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए कि जैसे ये हमारा पोल है, ठीक, ये हमारा पोल है और ये शू कहलाएगा, देख रहे हैं, ये शू कहलाएगा, ठीक है। और ये हमारा पोल कहलाएगा, और ये थोड़ा मुड़ा इसलिए होता है क्योंकि इसमें फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती। ये फील्ड वाइंडिंग बाहर की ओर ना आए और ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को फैला सके, इसीलिए इसको थोड़ा सा इसके शू को घुमाया जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे बात को। यहाँ पर लिखा भी है कि पोल शू का उद्देश्य ये है कि वे फील्ड वाइंडिंग को सपोर्ट करते हैं और अभिवाह को वायु अंतराल में समान रूप से फैलाते हैं। मतलब जो फ्लक्स होता है उसको अभिवाह बोलते हैं, उसको फैलाने का भी कार्य करता है। अब देखिए फील्ड वाइंडिंग भी होती है जो आमतौर पर तांबे की बनी होती है। फील्ड वाइंडिंग पूर्व कुंडलित है, प्रत्येक ध्रुव पर रखे जाते हैं, है ना। फील्ड वाइंडिंग को पोल पे स्थापित किया जाता है। इस तरह की वाइंडिंग होती है कि जब सक्रिय हो जाते हैं तो वैकल्पिक उत्तर, देखिए जब फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई दे दी जाती तो जैसे जिधर से हम सप्लाई देते वो एन और दूसरा भाग एस बन जाता है, ठीक है। आर्मेचर कोर सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को बनाया जाता है। भंवर धारा नुकसान, मतलब इससे क्या होता है, जो कोर होती है कुछ इस तरह से होती है, देखिए, हाँ ये कोर होती, ये जो कोर है ये सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेटेड करके बना, लेमिनेटेड करने का जो तात्पर्य है ना, वो भंवर धारा यानी एडी करंट लॉस, एडी करंट जो लॉस होता है उसको कम करने के लिए इसको लेमिनेटेड किया जाता है। समझ गए होंगे। यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग भी होता है। आर्मेचर वाइंडिंग तांबे का भी बना होता है जो स्लॉट में स्थापित किया जाता है, ठीक है। इसको भी मतलब कहना चाहिए कि अवरोधित किया जाता है। इसमें दो तरीके से, एक द्वारा कुंडलित किया जाता है लैप, इसमें भी मतलब आर्मेचर वाइंडिंग को लैप और वेव तरंग दोनों तरफ से बनाया जाता है ना। और मैंने बताया था कि एक में निम्न करंट और उच्च वोल्टेज और एक में उच्च वोल्टेज निम्न करंट के लिए लैप और वेव का इस्तेमाल होता है। देखिए एक दिक् परिवर्तक होता है, कार्बन ब्रश होता है, ठीक है। कार्बन ब्रश क्या होता है कि मतलब कहना चाहिए कि जो भी वोल्टेज बनता है ना उसको हमें लोड तक ले जाने के लिए कार्बन ब्रश का सहारा लेना पड़ता है। अगला जो प्रश्न है, किसे ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रयोग होता है, राइट हैंड रूल, ठीक है ना। किसका उपयोग होता है, राइट हैंड रूल का, है ना। अब आप लोग समझ गए होंगे, घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए, अभिवाह की दिशा ज्ञात करने के लिए ईएमएफ की दिशा और बलाघूर्ण की। देखिए पहली बात, जो राइट हैंड रूल होता है वो जनरेटर पे कार्य करता है। कहाँ पर, जनरेटर पे, है ना। जनरेटर पे कार्य करता है राइट हैंड रूल, तो जनरेटर से ईएमएफ पैदा होता है। क्या पैदा होता है, ईएमएफ। तो भाई सीधी सी बात है, ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ज़्यादा सोचना नहीं है इस चीज़ को लेके। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये राइट हैंड रूल है, ये हमारा हाथ हो गया, ठीक है। ये दो पोल हैं, एक साउथ और एक नॉर्थ, इसी के बीच में एक चालक को घुमाया जा रहा है ना। अब देख रहे होंगे कि एक में चालक हमारा घूम रहा है तो घूमने की दिशा कोई बताएगा, एक में हमें फ्लक्स निकल रहा है उसकी भी दिशा कोई बताएगा, और साथ में एक में ईएमएफ पैदा हो रहा है उसकी भी दिशा कोई ना कोई बताएगा। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है कि अपने दाएं हाथ की प्रथम 3 उंगलियों को 1, 2 और 3, प्रथम 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो परस्पर समकोण बनाए। क्या बनाए, समकोण, यानी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, जिसमें से अंगूठा जो है मोशन को बताएगा, एम यानी मोशन को बताएगा, ठीक है। और जो आपकी तर्जनी है वो फील्ड यानी फ्लक्स को बताएगा, और जो आपका मध्यमा है, बीच की उंगली है, मिडिल फिंगर है, वो आपकी क्या बताएगी, वो उत्पन्न करंट की दिशा या वोल्टेज की दिशा वो बताएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तरफ दाहिने हाथ का नियम है, एक तरफ बाएं हाथ
जनरेटर में राइट हैंड रूल लगता है और मोटर में लेफ्ट हैंड रूल लगता है। ठीक है, दाहिने हाथ में अंगूठा चालक की गति की दिशा बताएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा और बीच की उंगली पैदा होने वाले ईएमएफ की दिशा बताएगा। और बाएं हाथ का नियम चालक की दिशा, आउटपुट, चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी और करंट की दिशा कौन बताएगा मेरे भाई? करंट की दिशा मतलब कहना चाहिए कि ये थर्ड उंगली यानी बीच की उंगली बताएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इतना हार्ड भी नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है, दिए गए परिपथ में मशीन की पहचान कीजिए। अब देखिए यहाँ पे मशीन है, अब ये परेशान न होने कौन सी मशीन है भाई, ये तो चित्र बना हुआ है, बिल्कुल गलत बात है। ये चित्र नहीं बना हुआ है, ये मशीन है ना, मतलब मशीन के अंदर का चित्र है। तो पहला है डीसी लघु संट यौगिक जनरेटर, डीसी लघु संट यौगिक मोटर, डीसी संट मोटर या दीर्घ संट यौगिक जनरेटर। देखिए भाई, अभी मैंने आपको शीर्षक में क्या लिखा है, जनरेटर के महत्वपूर्ण प्रश्न, तो यहाँ मोटर तो नहीं होंगे, यानी ये दो ऑप्शन तो काट ही दीजिए आप, है ना। तो ये तो गलत हो गए, ये मोटर का तो चित्र नहीं है ना। अब देखिए इसमें देख रहे होंगे कि सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के सीरीज में है, मगर ये संट वाइंडिंग पैरेलल में है, यानी कि ये ना तो सीरीज है ना ये संट है, ये तो कंपाउंड है, यानी यौगिक जनरेटर। क्या ये शॉर्ट संट है कि लॉन्ग संट है, ये ध्यान रखिएगा। यदि ये जो तार है या ये वाली तार, ये वाली जो तार है ये यहाँ से टूट के यहाँ पे लग जाती तो ये शॉर्ट संट हो जाता। अब ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से टूट के यहाँ से जा करके यहाँ जुड़ गई है, यानी कि ये लॉन्ग संट हो गया। तो ये क्या होगा, दीर्घ संट यौगिक जनरेटर। बात समझ में आई? देखिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो वाइंडिंग है ये वाली, ये वाइंडिंग यहाँ पे जुड़ गई, ये लॉन्ग कहलाई। अब यही वाली वाइंडिंग यहाँ पे ना जुड़ करके यहाँ पे जुड़ गई है, ये शॉर्ट संट। तो यहाँ पर क्या हुआ है, प्रश्न तो पूछा गया है ना, ये देखिए ये वाली जो वाइंडिंग देख रहे हैं आप, वो यहाँ पे जुड़ी, वैसे ये वाइंडिंग यदि यहाँ जुड़ जाती तो ये शॉर्ट, और यहाँ जुड़ गई है तो लॉन्ग। ठीक, अब समझ में आ गई होगी बात। ये देखिए यहाँ पर मैंने बताया है कि पृथक रूप से उत्तेजित जनरेटर, इस तरह से उसका सिंबल होता है। ये आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं, इसको आप लोग पेन कॉपी में ज़रूर बना सकते हैं। ये है आपका संट जनरेटर, दोनों वाइंडिंग पैरेलल में है तो संट जनरेटर हो गया। ये है आपका श्रृंखला यानी सीरीज जनरेटर, यहाँ पर सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों श्रेणी में है तो इसीलिए श्रृंखला कहलाएगा। ये शॉर्ट संट यौगिक जनरेटर कहलाएगा क्योंकि ये देखिए इन दोनों के पास में ये है ना। और ये क्या कहलाएगा, ये वाली जो तार है, ये देखिए ये वाली तार यहाँ पे आके जुड़ गई है तो ये दीर्घ संट यौगिक जनरेटर कहलाएगा। यही प्रश्न पूछा गया। ठीक, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक डीसी मशीन में योक किससे बना होता? अभी मैंने योक भी दिखा था। ग्रेन उन्मुख इस्पात, कच्चा लोहा, कच्चा इस्पात, नरम इस्पात। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपने कॉपियों में ज़रूर लिख ले होंगे आंसर। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर है, कच्चा इस्पात का बनाया जाता है डीसी मशीन में, एनील्ड स्टील या कास्ट स्टील या कच्चा इस्पात। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कच्चा इस्पात लगा लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये इसका मतलब पूरा एक विवरण है कि ये हमारे पोल लगे हुए हैं, यहाँ पर जो वाइंडिंग की गई है ये वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग कहलाती है, ये 4 पोल है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा जो घूमने वाला आर्मेचर है वो है, यहाँ पर कार्बन ब्रश लगे हुए हैं। ठीक है, ये सभी सप्लाई हमारे टर्मिनल बॉक्स पे चली गई है। तो ये पूरा है। उपरोक्त जानकारी में ये 4 पोल डीसी मशीन के बारे में बताया गया है। ठीक है, बाहरी जो भाग होता है वो फ्रेम कहलाता है, जो कच्चा लोहा या इस्पात का बना होता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप किसी कॉपी में लिख सकते हैं। जैसे योक कच्चा इस्पात का होता है, और ध्रुव कोर और ध्रुव शू कच्चा इस्पात का वो भी बना होता है। आर्मेचर कोर परतदार इस्पात का बना होता है। कम्यूटेटर खिंचा हुआ तांबे का बना होता है। ब्रश तांबा और कार्बन का बना होता है।
ब्रश सामान्य बड़ी मशीनों के लिए इलेक्ट्रोग्रेफाइड का भी बनाया जाता है। ये आप नोट डाउन करिएगा क्योंकि ये डीपली बातें। अगला प्रश्न है, एक डीसी जनरेटर में ब्रश का क्या कार्य होता है? ठीक है, आर्मेचर कुंडली को रखना, मतलब ब्रश का वो पूछ रहा, ब्रश का क्या कार्य है आप लोग जानते होंगे, जो आपने जरूर पढ़ा होगा कि ब्रश क्या होता है ना। एक चुंबकीय अभिवाह के लिए निम्न प्रतिष्ठंभ पथ प्रदान करना, एसी को डीसी में परिवर्तित करना, दिक् परिवर्तक से धारा को संग्रहित करना। तो बिल्कुल ब्रश का जो का देखिए, एसी को डीसी में तो कम्यूटेटर परिवर्तित करता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत। एक चुंबकीय अभिवाह के लिए निम्न प्रतिष्ठंभ पथ प्रदान करना, आर्मेचर कुंडली को रखना, है ना, कुंडली मतलब वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग को रखना, या दिक् परिवर्तक से धारा को संग्रहित करना। इसका आंसर हमें बताइए। जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन 4, दिक् परिवर्तक में धारा को संग्रहित करना, है ना, कम्यूटेटर में धारा को संग्रहित करना, ये कार्य है हमारे कार्बन ब्रश का। आशा करता हूँ कि आपको ये जो दिए गए प्रश्न है समझ में आए होंगे, और नहीं आए हैं तो एक बार फिर से वीडियो देखिए और किताब का सहारा लें जिससे आपको पूरा नॉलेज हो, ठीक है, और फिर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ना शुरू करें जिससे आपका पूरा प्रश्न जो है वो आपके समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए, कार्बन ब्रश डीसी जनरेटर कुंडली ईएमएफ के कारण धारा को एकत्रित करने के लिए किया जाता है, करंट को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। जब ब्रश किसी वाइंडिंग के खंड पर होता है तो यह विशिष्ट वाइंडिंग को लघुपथित कर देता है, यानी शॉर्ट सर्किट कर देता है, शेष कॉइल में से धारा को खींचता है ना। यदि कहेंगे तो फिर हम आपको बता देंगे कि कम्यूटेटर सेगमेंट में किस प्रकार से कार्बन ब्रश वर्क करता है। और आशा करता हूँ आज का जो आखिरी सवाल है, एक असंतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या प्रभाव होता है? पार चुंबकित्व, विचुंबकत्व, अच्छी चुंबकत्व या दो ध्रुव चुंबकत्व। प्रश्न समझिएगा, इसी तरह के घुमा फिरा के प्रश्न आते हैं जिसमें हम कंफ्यूजन में पैदा हो जाते हैं। एक असैचुरेटेड डीसी मशीन की आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या प्रभाव होता है? तो ये पार जो चुंबकत्व है वो पैरामैग्नेटिक कहलाता है, बिल्कुल यही पैरामैग्नेटिक इफेक्ट होता है। आप कहेंगे तो हम पैरामैग्नेटिक और इसका पूरा डिटेल का वीडियो नया बना करके आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये देखिए, यहाँ पर ये MNA स्थिति होती है, यहाँ ये GNA स्थिति होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस एक्सिस में क्या होता है, ये यहाँ पे ना हो करके ये यहाँ पे खसक जाता है, फाई अंश खसक जाता है, जिससे ये फ्लक्स जो है अपनी दिशा को चेंज कर देते हैं। स्टार्टिंग में फ्लक्स क्या होता है, कुछ ऐसे ऐसे गमन करते सीधे सीधे, जब ये थोड़ा सा फाई अंश खिसक जाता है तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं अपना दिशा चेंज कर देती, ठीक है। तो इसको पैरा इफेक्ट कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा पैरा चुंबकत्व, ठीक है। अगले वीडियो के लिए इंतजार करें, तब तक के लिए धन्यवाद।